गुड आफ्टरनून प्रीवियस सर। क्लास, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसको कंप्लीट करेंगे और एक और टॉपिक है डेरिवेशन, वो भी कंप्लीट करेंगे। तो आज क्या है 14। चलिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये चल रहा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने स्टेटमेंट लिख लिया था, आपको स्टेटमेंट में भी लर्न हो गया होगा। द रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पर डी क्यू इज वॉट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, डी टी द टाइम इंटरवल इन विच डी क्यू हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। तो डी क्यू इज वॉट, हीट लॉस, लॉस हो रहा है, इसको ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब स्टेटमेंट की बात हम करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब रेट ऑफ कूलिंग, पूरा कहें द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ कूलिंग, बात एक ही है ना। द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। temperature T1 is the system temperature of the system, high temperature T2 is the temperature of surrounding, low temperature। हाँ, तो हाई टेम्परेचर T1 है, लो टेम्परेचर T2 है। T1 माइनस T2, गलत तो नहीं लिखा आपने? T1 माइनस T2, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक हमने T1 माइनस T2 लिखा है। देन आपको याद होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ अप्लाई किया था, कैपिटल के, है ना। आज एक बात आपको चेंज करनी पड़ेगी कुछ, वो क्या, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन को मोल में मेजरमेंट अच्छा नहीं लगता था, मोल में मेजरमेंट करते हैं ना, 1 मोल 2 मोल, न्यूटन को ये अच्छा लगता था केजी, मास का मेजरमेंट केजी में अच्छा लगता था। अब न्यूटन को जो अच्छा लगता था उसके अकॉर्डिंग सुनिए। अगर आप मेजरमेंट मोल में करते हैं तो आप लिखते हैं C इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन डी टी, है ना, वेयर C इज व्हाट, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंड नंबर ऑफ मोल्स, डी टी टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। बट अगर न्यूटन को जो अच्छा लगता था वो सुनिए, मास का मेजरमेंट केजी में अच्छा लगता था। तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक हीट, याद आया कैपिटल एस, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक हीट, एस इज व्हाट, डी क्यू अपॉन एम, डेल्टा टी आपने लिखा था, उसको मैं आज क्या कह रहा हूं। तो जब हम इस फॉर्मूले के प्लेस पर ये फॉर्मूला यूज लेंगे तो पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखिए, हम यहाँ पर आई थिंक ये तो हम लिख चुके थे, यहां पर मैं आपको बताता हूं, इफ एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन एम डी टी, स्मॉल एम लिखा है ना, तो मास कैपिटल स्मॉल एम मास है, एस स्पेसिफिक हीट है, डी टी टेम्परेचर डिफरेंस है, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कहते हैं इट इज डिफाइंड बाय अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर, है ना, कुछ लिखना नहीं है, बस देखना है m की वैल्यू कितनी हो, 1 kg, पुरानी बात थोड़ी सी क्लियर और करते हुए चले, dt टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, देन दी s इज इक्वल टू dq। तो अगर m की वैल्यू 1 हो, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो s किसके इक्वल होता है, dq के इक्वल। dq मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो एक छोटा सा चेंज किया, c के प्लेस पर s, n के प्लेस पर m, कर दो चेंज, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको मोलर हीट कैपेसिटी वाला जो बताया था, तो न्यूटन को केजी में मेजरमेंट ठीक लगता है, तो सी के प्लेस पर एस, एन के प्लेस पर एम, छोटा सा चेंज। कोई पीछे तो नहीं रह गया? अंकित, विजय, है ना, ठीक है, कोई रह गया शायद, अटेंडेंस भी ले लो इनकी।
हो गया ये चेंज। सो dq is what? ms dt। ये भी सही है क्या? dq इक्वल टू ms dt, ms dt, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। लिखा या नहीं लिखा पहले बताओ, जल्दी बता दे जाओ। इक्वेशन 1 मार्क किया हुआ है? किया हुआ है ना, ऑलरेडी किया हुआ है। लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो एक चेंज हमने किया, s के प्लेस पर c, n के प्लेस पर m, है ना, m मास है इन kg। तो अब क्या हो जाएगा? माइनस ms dt अपॉन स्मॉल dt इक्वल टू कैपिटल K T1 माइनस T2, ठीक है। तो dq के प्लेस पर आपको दिखाई दे रहा है ms dt, ms dt। नेक्स्ट स्टेप, तो यहां हम कुछ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप कैपिटल, है ना, ये कैपिटल T है, dt अपॉन T1 माइनस T2 इक्वल टू कैपिटल K अपॉन ms विद नेगेटिव साइन, और ये dt। तो मुझे याद आ रहा है यहां तक भी बता दिया था शायद, कोई s के प्लेस, c के प्लेस पर s है, n के प्लेस पर m है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में बताते हैं आपको वापस। तो इंटीग्रेशन का रूल होता है 1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और नीचे सबस्क्रिप्ट में होता है log e बेस x, नेचुरल लॉग कहते हैं इसको। तो दिस इज द फॉर्मूला। आपको याद है ना, मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था, टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरिएबल। लास्ट क्लास में यही हुआ था, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 वेरिएबल होता है। इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होता है और ये कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के बाद T1 माइनस T2 जीरो हो जाता है। सिस्टम का, सराउंडिंग का टेम्परेचर जब सेम हो जाता है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जीरो भी हो जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इज अ वेरिएबल, और इंटीग्रेशन किसका होता है? वेरिएबल का। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा वेरिएबल, तो उसका, और ये ब्रैकेट क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, और ऊपर क्या है? dt, टेम्परेचर, स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे ये dx है वैसे ये dt है, जैसे ये x है वैसे क्या है? T1 माइनस T2 वेरिएबल, ठीक है। तो x वेरिएबल है, उसके प्लेस पर यहाँ T1 माइनस T2 वेरिएबल। तो बस नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है इंटीग्रेशन dt अपॉन T1 माइनस T2 इक्वल टू माइनस k अपॉन ms dt इंटीग्रेशन। कॉन्स्टेंट्स को मैंने आउट किया हुआ है। यहां पर dt क्या है कोई बताएं? टाइम इंटरवल। और ये dt क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, इंटीग्रेट करते हैं तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां मैं लिख देता हूं, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू log e बेस x। तो दिस इज एन स्टैंडर्ड रिजल्ट। सो log e बेस ब्रैकेट T1 माइनस T2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स एज इट इज माइनस k अपॉन ms इंटीग्रेशन ऑफ dt t प्लस कैपिटल C इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कैपिटल C इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर फाइनाइट इंटीग्रेशन हो ना, जैसे आपको कह दें इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, लिमिट a टू b कह दे, तो कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होता है। क्या होता है फिर? लाइक एक्स स्क्वायर बाय 2 a टू b, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से होता है। कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं होता है। बट अगर यहाँ a b लिमिट्स नहीं है तो क्या होता है? तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल C। हियर कैपिटल C इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एक और फैक्ट आपके लिए, काफी बच्चों को आई थिंक ऑलरेडी मालूम होगा कि अगर इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं होती है तो इंटीग्रेशन के बाद आफ्टर इंटीग्रेशन वी अप्लाइज सब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, हो गया यहां तक का काम?
यहां तक सबने कर लिया? तो ध्यान दें स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, और ये आपको अभी लिखते लिखते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन द रेट ऑफ कूलिंग, याद हो जाना चाहिए, अभी पूछूं तो बता दें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to temperature difference between system and its surrounding. That is, rate of cooling तो ये होता है is proportional to T1 minus T2. Then आपने proportionality constant apply करा था और उसको कहा equation 1. Specific heat की definition से S क्या होता है? S equal to dq upon m dt, m dt. और इसी से dq equal to आप क्या लिख सकते हैं? ms dt. ms dt की वैल्यू यहां पुट की थी माइनस ms dt. थोड़ा बहुत भी जो ये कर रहे हैं ना बातें, बिल्कुल नहीं करें। और इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज कर, थोड़ा एडजस्ट किया और इंटीग्रेट किया। तो एडजस्ट कैसे किया? dt के प्लेस पर t1 माइनस t2 और यहाँ पर dt, और कांस्टेंट्स जो हैं उसको विद साइन कहाँ पहुंचा दिया? यहाँ पर k अपॉन ms विद साइन। तो जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं, अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए रेडी है। इंटीग्रेशन किया LHS में भी, RHS में भी। जैसे इंटीग्रेशन किया आपको क्या मिला? यहां तक पहुंच गए। अब एक इंटरेस्टिंग बात, फटाफट बताइए जिसको मालूम है log tan बेस tan कितना होता है? घर से या यहां से log tan बेस tan वैल्यू क्या होती है? 1। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा पता है तो बताओ, log tan बेस 2 क्या होता है? 0.3010 है ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं तो बहुत इजी पूछ रहा हूँ। log tan बेस 10, और अगर किसी को मालूम है तो बड़ी बात नहीं है, और किसी को नहीं मालूम है तो छोटी बात भी नहीं है। समझ रहे हैं? log tan बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, आज बता रहा हूं। अब आप थोड़ा ध्यान रखिए और आगे की कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। log tan बेस 100 की वैल्यू होती है 2, होती है ना? जैसे साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन भी होते हैं। आपको बहुत डिटेल में नहीं, ये पता होना चाहिए। एक और लिख लेते हैं, चलिए आप बोल ही रहे हैं तो। log tan बेस 1000 इक्वल टू होता है 3। ये मैं कह रहा हूं होता है, होता है, होता है, और ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसा होता भी है। अब और देखिए, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 to the power 1 इक्वल टू 10। 10 to the power 1 इक्वल टू 10। 1 दिखाई दे रहा है इधर कहीं? ये रहा 1। तो बेस 10 to the power 1 इक्वल टू 10। और देखिए सेकंड वाले का मतलब है 10 to the power 2 इक्वल टू 100। बात को समझना है, लॉजिक को समझना है। बेस 10, रिजल्ट जो है वो एक्सपोनेंट में आ गया इक्वल टू 100, ये है ना, इक्वल टू 100। और लास्ट को भी अब आप समझ पा रहे होंगे, 10 to the power 3 इक्वल टू 1000। बेस 10, रिजल्ट जो है वो एक्सपोनेंट में आ गया इक्वल टू दिस 1000। अब ये मैंने क्यों बताया? अब एक जनरल एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, उसका रिजल्ट आप बताना। जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, उसका रिजल्ट बताना। मुझे याद आ रहा है जैसे सेकंड टाइम बता रहा हूं, ये log x y इक्वल टू z। बेस x है और log बेस x y की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने? z। ओके, तो जैसे मैंने ये 3 रिजल्ट्स आपके सामने बताए, है ना? बताइए आगे क्या लिखा? यस, h की पावर z इज इक्वल टू y। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो x की पावर z इक्वल टू y, मतलब y इक्वल टू x टू दी पावर z। ट्रू। ये लॉजिक अगर समझ में आ गया तो ये वेट कर रहा है। यहां देखो बेस e है, तो x के प्लेस पर क्या है? यहां पर e है। y के प्लेस पर यहाँ पूरा ब्रैकेट है t1 माइनस t2, और z के प्लेस पर क्या है? पूरा का पूरा RHS, पूरा का पूरा RHS। समझ रहे हैं? थोड़ा भारी काम है, लेकिन आपको बिकॉज मैंने सामने अभी ये लॉजिक बता दिए तो आपके लिए तो ये अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। क्या लिखते हैं? देखिए देखिए, t1 माइनस t2 एज अ y, अभी लिखे नहीं, इक्वल टू
ई टू द पावर माइनस के अपॉन एम एस प्लस सी, ये टी जो देख रहे हैं ना, ये टी प्रोडक्ट में ही है, प्लस सी आ गया पावर में, ई टू दी पावर चल रहा है ये, लिखिए। अगर कोई देख रहे हैं ना इधर, फॉर्मूला मेंशन करना चाहे तो कर सकता है। हमने इस फॉर्मूले को यूज लेकर यहां से इस टर्म को ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। तो मैंने 10 बेस 10 की वैल्यू बताई है ना, log 10 बेस 100, देन log 10 बेस 1000, देन जब सीक्वेंस आपके ब्रेन ने एब्जॉर्ब किया तो log x बेस y इक्वल टू z था, तो आपने x टू दी पावर z इक्वल टू y लिखा, मतलब y इक्वल टू x टू दी पावर z। तो यहाँ पर t1 माइनस t2 इक्वल टू e टू दी पावर पूरा का पूरा RHS। ठीक है, अब एक और बात, अगर आपको कह दे a टू दी पावर m प्लस n, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, हाँ या ना? यस सर। ध्यान से देख लो, देख लिया? कुछ गड़बड़ है इसमें, देखो। हाँ भाई, तो कोई कंफ्यूज नहीं हुआ, वेरी गुड, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है ना? सही है ये। यहां पर देखें ई की पावर जो है ना, ई टू दी पावर, यहाँ बीच में प्लस दिख रहा है, मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूं। मैं पहले लिखूंगा ई टू दी पावर दिस इनटू ई टू दी पावर सी। ई अपने आप में एक कांस्टेंट होता है 2 पॉइंट समथिंग, सी ऑब्वियसली एक कांस्टेंट था यहाँ पर, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, अ न्यू कांस्टेंट। ओके, तो कीजिए स्प्लिट, T1 माइनस T2 इक्वल टू e टू दी पावर माइनस के टी अपॉन एम एस इंटू e टू दी पावर c। T1 माइनस T2 इक्वल टू e टू दी पावर c, कांस्टेंट है। अब नए कांस्टेंट के लिए आप बताओ क्या लिखें, सिंबल c डैश कर देते हैं, चलिए c डैश e टू दी पावर माइनस के टी अपॉन एम एस, ये इनटू में है। यहाँ मेंशन भी कर दें क्या, बिकॉज e टू दी पावर c इक्वल टू c डैश, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, अ न्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, अ न्यू कांस्टेंट, c डैश। तो फाइनल एक्सप्रेशन इज दिस, t1 इक्वल टू t2 प्लस कांस्टेंट c डैश इनटू e टू दी पावर माइनस के टी अपॉन एम एस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इस एक्सप्रेशन से पता लग रहा है यहां पर एक मिस्टेक है, बताइए कहां है सबसे लास्ट? हाँ, ये टाइम है, बिल्कुल सही, आप सही है, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे? स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड डेराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में LHS क्या है, जल्दी बताओ। कमाल कर दिया, T1, ये बोलने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, T1 क्या है ये बताना, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, वेरी गुड। तो T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। मैं पूछ रहा हूँ LHS क्या, आप बोल रहे हैं T1, तो LHS क्या है, टेम्परेचर ऑफ दी सिस्टम। ओके, RHS में दो टर्म है, RHS की फर्स्ट टर्म क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये प्रोडक्ट में
कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है, ई की पावर में एक वेरिएबल है टाइम, के कांस्टेंट, एम मास फिक्स होता है कांस्टेंट, एस स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की फिक्स होती है। तो ई टू द पावर टी है ना। अब पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी ये एक्सप्रेशन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ई टू दी पावर क्या है, माइनस माइनस है ना एम एस। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ई टू दी पावर के टी अपॉन एम एस, तो जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज होगी डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और वैल्यू कम होती जाएगी। तो समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी सिस्टम का टेम्परेचर T1 कम होता जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स होता है T2। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा टाइम के साथ T1 की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर T1 0 ले ले तो इनिशियल टाइम पर बताइए, अगर T1 0 हो तो अगर T1 0 हो तो T1 इक्वल टू T2 प्लस C डैश। रीजन, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर पूरा 0 हो जाएगा, तो e टू दी पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू सी डैश, सी डैश। समझ रहे हैं? तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ T1। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा LHS की सेकंड सॉरी RHS की सेकंड टर्म की वैल्यू कम होती जाएगी कम होती जाएगी। अगर t इक्वल टू आप क्या पुट कर दें, इंफिनिटी, इंफिनिटी, तो e टू दी पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, 0 इंटू सी डैश क्या होगा, 0, तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा ना। समझ रहे हैं? तो एट T1 इक्वल टू एट t इक्वल टू स्मॉल t एट t इक्वल टू 0 मैक्सिमम T1 होगा, एट स्मॉल t इक्वल टू इंफिनिटी T1 इक्वल टू रह जाएगा ओनली T2। समझ रहे हैं? और ये T1 t इक्वल टू इंफिनिटी ये तो थियोरेटिकल कह देते हैं। अगर कुछ सेकंड्स में आप टाइम कंसीडर कर रहे हैं और आपने 1 डे ड्यूरेशन ले लिया है ना, तो 1 डे t इक्वल टू इंफिनिटी के इक्वल हो जाता है। आप स्टॉप वॉच से सेकंड्स के टाइम को भी बहुत अच्छे से मेजर कर रहे हैं, हीट लॉस हो रहा है सेकंड्स में भी हीट लॉस हो रहा है, तो 1 डे इन 1 डे लॉट्स ऑफ सेकंड्स आर देयर, तो 1 डे का जो टाइम है उसको भी थियोरेटिकली क्या कह देते हैं, t इक्वल टू इंफिनिटी, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ना। खैर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो स्टेटमेंट लर्न करना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बड़ा चैलेंज नहीं है, दूसरा उसको यूज लेकर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तक पहुंचना। तो घर पर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जब यहाँ पर टीचर कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं तो सब अच्छा लगता है, एग्जाम में विदाउट रीजन बच्चा पहुंच जाता है और कोई गारंटी नहीं आप कहाँ पर अटक जाएं, है ना, कहीं भी अटक सकते हैं कहीं भी। और जो एक्सपोनेंट्स की बात थी ना, इसमें दो चीजों पर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, एक तो ये log x y इक्वल टू z था, तो हम सही सही क्या लिखें ऐसा, यहाँ गड़बड़ नहीं करें, ये सही है। दूसरा मैंने आपको बताया था अगर a टू दी पावर ऐसे है तो इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हमने क्या कर दिया था, एक नया कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसका सिंबल है कैपिटल H, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कैपिटल H सिंबल। तो बात को समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम से बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको कुछ बनाना नहीं है, पहले देख लीजिए। तो मैं एक रॉड PQ रॉड की बात कर रहा हूं। अब PQ रॉड, P एंड लेफ्ट एंड, Q एंड राइट एंड। एक PQ रॉड है, जैसे ये मार्कर सिलेंड्रिकल रॉड जैसा है, बट ये तो आपको पता है इंसुलेटर है, प्लास्टिक का है। एक मेटल की रॉड है PQ, एक थिक रॉड है PQ, ठीक है। और इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कुछ कैपिटल A, कैपिटल A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका P एंड एक हाई टेम्परेचर पर है T1 पर, इसका जो Q एंड है वो एक लो टेम्परेचर पर है T2 पर। Q एंड T2 लो टेम्परेचर, P एंड T1 टेम्परेचर पर है विच इज हाई टेम्परेचर। ओके, तो आपके हिसाब से
PQ रॉड में हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी? हीट मतलब हीट एनर्जी, P2Q. है ना? तो घर से कोई बोल रहे हैं P2Q, सही बोल रहे हैं क्या? P2Q, बिकॉज हीट जो है वो अपने आप नेचुरली कहां से कहां फ्लो करती है? एट अ प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ प्लेस ऑफ लो टेम्परेचर। तो T1 P एंड से Q एंड की तरफ हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा। हमें क्या पता करना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। लेट इस PQ रॉड की लेंथ है कुछ L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको कहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, अभी हम लिखेंगे, है ना? और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? T1 माइनस T2। तो वो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ, अगर मैं आपसे कह दूं इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt, dq हीट पासेस थ्रू दी PQ रॉड, P एंड से Q एंड तक पहुंच गया, कितना अमाउंट हीट का? dq अमाउंट पहुंच गया, और कितने टाइम में? dt टाइम। देन dq अपॉन dt को आप क्या कहेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, समझ रहे हैं? तो हमें h पता लगाना है, मतलब हमें क्या पता लगाना है? dq अपॉन dt पता लगाना है। dq क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट विच पासेस थ्रू दी PQ रॉड। dt क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल। तो मैंने कुछ सिंबल्स अभी क्लियर कर दिए हैं, आप लोग राइट लेफ्ट कहीं भी फटाफट एक डायग्राम बना लो छोटा सा PQ रॉड का। इसके एंड्स जो है वहां पर टेम्परेचर लिख देना और लेंथ भी। डन? तो यहां पर मैं एरो दिखा देता हूं, इसमें आप भी दिखा दें। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना? तो dq इस डायरेक्शन में होगा। अब कैसे कहें? कुछ समझ रहे हैं क्या? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो P एंड से Q एंड की तरफ हीट फ्लो हो रही है ना? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, T1 इज ग्रेटर देन T2 है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है P2Q। चलिए, तो हो गया यहां तक? फटाफट सामने देख लो, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बताएंगे और आप भी कहेंगे कि हाँ बात तो सही है। अगर आप भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे अभी हम बता रहे हैं। देखिए, हम मान लेते हैं dq amount of heat which passes through the conductor, which passes through the rod PQ, then the amount of heat is always proportional to temperature difference। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, हीट ज्यादा इधर से उधर चली जाएगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो एक एंड से दूसरे एंड तक जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। पहली बात, एक तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमें ये फैक्ट बताती है। दूसरा फैक्ट, dq इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपने इस रॉड के प्लेस पर थिन वायर ले लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो आप देखेंगे P एंड से Q एंड तक हीट कम ट्रांसफर होगी। और अब आपने एक ऐसा ब्रॉड सा, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला रॉड ले लिया PQ, है ना, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, बट आपने थिन वायर के प्लेस पर ब्रॉड एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रॉड ले ली। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना हीट ट्रांसफर होगी। आपको याद है ना, कंडक्शन मेथड बताया था। कंडक्शन मेथड में हीट ट्रांसफर कैसे होता है ना? मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन होगा हीट ट्रांसफर करने में। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, हीट ट्रांसफर कम होगा। तो दो फैक्टर्स, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हीट ज्यादा ट्रांसफर हो चुकी होगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो भी ज्यादा, है ना? तो प्रोपोर्शनलिटी समझते हैं आप, है ना? थर्ड, अगर हम देखें dq इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। तो
पी एंड से क्यू एंड तक हीट पहुंच रही है, तो पी एंड और क्यू एंड के बीच का जो डिस्टेंस है एल, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ बहुत छोटी है, हीट जल्दी चली जाएगी एक एंड से दूसरे एंड तक। अगर लेट इतनी सी लेंथ ले ले, तो इस एंड से इस एंड तक हीट जल्दी पहुंचेगी। और अगर लेंथ ज्यादा ले लें, ये लीजिए, तो इस एंड से इस एंड तक हीट को पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम में हीट कम पहुंचेगी। कम पहुंचेगी तो हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी लेंथ ज्यादा होगी, अमाउंट कम ट्रांसफर होगा हीट का। लेंथ कम होगी तो हीट का अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर होगा। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर इज, आप बताइए इन 3 फैक्टर्स के अलावा और कौन सा फैक्टर हो सकता है जिस पर हीट का अमाउंट डिपेंड करेगा? वो हीट का अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ है। एक फैक्टर और है, सबसे कॉमन फैक्टर। नहीं, वो तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों आ गए ना। टाइम, तो टाइम नहीं बोलकर आप बोलें टाइम इंटरवल। अगर आपने छोटा टाइम इंटरवल लिया है, तो छोटे टाइम इंटरवल में कम अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा। अगर आपने टाइम इंटरवल ही बड़ा ले लिया, तो बड़े टाइम इंटरवल में अमाउंट भी ज्यादा ट्रांसफर हुआ होगा। ट्रू है। तो इन 4 फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे, देन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई करेंगे और इसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर लेंगे बड़ा आराम से। ये क्या है? रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट। तो इसका मतलब है ना dq बाई dt। h क्या है? dq बाई dt, रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट। खैर, तो dq का पता कर लेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, h आ जाएगा। तो 4 फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको डाइजेस्ट करना है डायग्राम को देखकर। डायग्राम में आपको लेंथ दिख रही है ना? हाँ, कुछ कह रहे हो? क्या नहीं आया? तो मैं तो वापस बताऊंगा अभी, तो एक बार और, है ना? 4 फैक्टर्स ही हैं। अब मतलब आप बड़े कब हो गए, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे तो बस एक होता था, एक्सक्यूज मी सर ये कैसे, मतलब होता था सिंसियरली, पिन पॉइंट कॉन्सेंट्रेट हो गए, कहाँ प्रॉब्लम है, हाथों हाथ पूछ लिया। आप तो पहले इधर उधर देख रहे हो कि दोस्त को बुरा नहीं लग जाए मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, आप आपका ध्यान रखो, है ना? हाँ भाई सुनिए, तो 4 फैक्टर्स इस टॉपिक में, 4 फैक्टर्स। अच्छी दोस्ती हो गई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पढ़ते वक्त दोस्ती निभाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। 4 फैक्टर्स मतलब इतने अच्छे से पता लग जाए कि आप किसी को और दूसरे को भी क्लियर कर सकें, अच्छे से अलग अलग एंगल से भी समझा सके, किसी को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहला टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफर होगी। अगर आपने T1 और T2 बराबर ले लिया, ना इधर से हीट इधर जाएगी ना इधर से इधर, T1 इक्वल टू T2 हो गया तो डिफरेंस 0, डेल्टा क्यू भी क्या हो जाएगा? 0। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हीट फास्ट ट्रांसफर होगी, पहली बात। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात को आप कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर जैसे एक होती है ना निडल, सुई बिल्कुल फाइन, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उसके एक एंड को आप किसी हॉट बॉडी से कांटेक्ट में ले आए और दूसरे एंड को किसी कूल बॉडी के टेम्परेचर में ले आए, और आप एक्सपेरिमेंट करें थर्मामीटर से, है ना? वहां पर जो कूल बॉडी है उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। dt आप ले लो लेट 10 सेकेंड्स, कुछ तो लें 10 सेकेंड्स में। तो आपने हॉट बॉडी का टेम्परेचर किया हुआ है लेट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, कूल बॉडी का टेम्परेचर है लेट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने उन दोनों को कनेक्ट किससे किया है? एक फाइन निडल से, एक पतली सी मेटल की सुई से, और हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। अब आप एक 10 सेकेंड या मान लो आपने 10 मिनट्स तक ऐसा करने दिया और हीट कितना ट्रांसफर हुआ आपको पता लग जाएगा, थर्मामीटर बता देगा। अब उस सुई को हटाकर आपने क्या कर दिया? एक ऐसा मेटल का ब्लॉक ले लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। इसका लेफ्ट हॉट बॉडी से कांटेक्ट में है और राइट वाला कूल बॉडी के टेम्परेचर से कांटेक्ट में। आप देखेंगे जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो हॉट बॉडी से कूल बॉडी में बहुत सारी हीट ट्रांसफर हो गई होगी। रीजन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, दैट्स इट। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, सही है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो जो हीट ट्रांसफर होगी वाइब्रेशन से वो ज्यादा होगी। अगर फाइन वायर है
या निडल है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है। ठीक है, तो जब हीट को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स कम हैं तो हीट कम ट्रांसफर होगी, हीट को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। कंडक्शन मेथड में मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होते, वाइब्रेट करते रहते हैं, एक एंड से हीट लेते हैं दूसरे एंड पर पहुंचाते रहते हैं, हर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता रहता है, हीट ट्रांसफर होती रहती है। ओके, थर्ड क्या है, लेंथ। तो लेंथ वाली बात तो सही है ना, जैसे मैंने इसी से बताया था, अगर रॉड छोटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, लेंथ कम है। लेंथ कम है तो इसके एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जल्दी पहुंचेगी, ज्यादा पहुंचेगी। और वही अगर लेंथ ज्यादा कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, टेम्परेचर डिफरेंस भी वही है, एक एंड से दूसरे एंड तक जो हीट अब पहुंचेगी, एनर्जी पहुंचेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, कम अमाउंट में पहुंचेगी। तो लेंथ वाला फैक्टर भी हमें पता है, टाइम में कोई इश्यू नहीं है ना, टाइम जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा हो चुका होगा। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग तो लिख लिया, डायग्राम बना दिया, अब इसके अंदर लिखिए, कंसिडर कंसिडर अ metallic rod PQ. Consider a metallic rod PQ of length L and area of cross section A, capital A, and area of cross section A, full stop. तो मेटल की रॉड है, लेंथ स्मॉल एल लिखी है ना सभी ने, जो डायग्राम में दिख रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल। अब हम कहेंगे कैपिटल T1 कैपिटल T2 के बारे में लिखिए। इफ T1 and T2, if T1 and T2 be the temperature of P and temperature of P and समझ गए ना कौन सा एंड, P E N D and Q end respectively, P end and Q end respectively, then the amount of heat energy, ब्रैकेट में लिखना dq, then the amount of heat energy, ब्रैकेट में dq, which passes through the rod PQ, which passes through the rod PQ depends on the following four factors, depends on the following four factors है ना। आपको फर्स्ट नंबर पर लिखना है, फर्स्ट ऐसे स्टार्ट करना, dq इज, फर्स्ट नंबर में लिखना है अंदर, dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the temperature difference, directly proportional to the temperature difference between the ends of the rod, ठीक है, लाइन चेंज करके, that is dq is proportional to
T1 माइनस T2। ओके, तो ये फर्स्ट फैक्ट है। फैक्ट किनको कहते हैं? नेचर में कोई इंसिडेंट है ना, आपको किसी मैनर में होते हुए दिख रहा है, होते हुए पता लगा, कोई भी इंसिडेंट किसी एक मैनर में आपको ऑलवेज होता हुआ दिख रहा है, तो उसको आप कह देते हैं फैक्ट। और उन फैक्ट से क्या बनते हैं? लॉज। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर दें तो वो ऑलवेज नीचे गिर रहा है, कोई दूसरा आकर भी इसको छोड़े तो ये नीचे गिर रहा है, ये ऑलवेज एक जैसा हो रहा है, तो ये एक फैक्ट है। और कोई फैक्ट जब बहुत यूजफुल होता है तो उससे क्या बन जाते हैं? लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो हीट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंची है उसका अमाउंट ऑलवेज किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। और आपको पता भी लग रहा है अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो ही नहीं तो हीट ट्रांसफर होगा भी नहीं। ओके, सेकंड पॉइंट पर लिखिए, बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट करना है ना। सेकंड पॉइंट में dq is directly proportional to बोलो, बिल्कुल ठीक है, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, that is dq is proportional to a। थर्ड पॉइंट बनाते हैं, तो एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी है जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है लेंथ। देखिए dq is inversely proportional to dq is inversely proportional to the length of the rod, inversely proportional to the length of the rod, the length of the rod, that is inversely proportional। आप जानते हैं 1/L, ठीक है, 1/L। अब लिखिए फोर्थ, तो फोर्थ के पहले आप लिख देना एंड देन फोर्थ नंबर, तो लास्ट है ये फोर्थ एंड फोर्थ पॉइंट dq is, तो ये वो जो मैंने आपसे पूछा था और आपने कहा था टाइम, टाइम मतलब द टाइम इंटरवल dt है ना। देखिए dq is directly proportional to, dq is directly proportional to the time interval dt, the time interval dt। अब dt छोटा है या बड़ा है उस पर डिपेंड करता है, that is dq is proportional to dt। बड़ा टाइम ज्यादा एनर्जी चली जाएगी, छोटा टाइम कम एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी। हाँ, ये dt है ना, फिक्स नहीं होता है क्या? dt की वैल्यू फिक्स है क्या? आप बता दो फिक्स है तो। जैसे 0.1 सेकंड है या 0.2 सेकंड है या 0.5 सेकंड है या 1 सेकंड है, समझ रहे हो ना? वेरिएशन है तो डिपेंड कर रहा है ना। जैसे एक तो 0.1 सेकंड मैंने कह दिया, एक मैंने कहा 0.4 सेकंड, तो 0.1 सेकंड में अगर 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो 0.4 सेकंड में 4 जूल हो गई होगी। प्रोपोर्शनलिटी वाली लॉजिक समझ में आ रहा है सीधा सीधा। चलिए इन 4 फैक्टर्स को अब कंबाइन करते हैं और फॉर्मूले तक पहुंचते हैं और क्लास को एंड करते हैं। स्टार्ट करें, लिखिए फ्रॉम 1, 2, 3 and 4, from 1, 2, 3 and 4 dq is proportional। क्या दिख रहा है? जोड़िए, बताइए आपको। T1 माइनस T2 a dt अपॉन L। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 फैक्टर्स जैसे थे वैसे हमने इनको कंबाइन कर दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करेंगे और एक कैपिटल K कांस्टेंट आप दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप dq इक्वल टू है ना कैपिटल K T1 माइनस T2 a dt अपॉन L।
ठीक है, एक और बात, dq अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा बताइए, आराम से बताइए, बोलिए एक बार। रेट ऑफ हीट फ्लो। h तो होगा, यहाँ पर देखकर ही बताना था, अभी इसको देखकर ही बताना था, है ना। तो आप तो थोड़ा सीरियस हो गए, है ना। ये अब सीरियस होना है, ये dq अपॉन dt को हम h लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो dq वो हीट है जो एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो होकर गई थी, और कितने टाइम में, dt टाइम में। नेक्स्ट स्टेप में आप dq अपॉन dt के प्लेस पर क्या लिखेंगे, h। तो एक अच्छा सा फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें कौन क्या है बस ये पता होना चाहिए आपको, है ना। तो k एक कांस्टेंट है, इसके बारे में सुन लो, k कांस्टेंट है इतना तो आपको भी पता है, बट इस कांस्टेंट को भी कुछ कहते हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्म में भी कहते हैं। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो k ज्यादा होगा, अगर मेटल की रॉड के प्लेस पर थोड़ा सा कम कंडक्टिविटी वाला सब्सटेंस ले लें, लाइक, है ना, प्लास्टिक, तो k की वैल्यू कम होती है प्लास्टिक के लिए ना। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, k क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, हो जाएगा काम, ठीक है, टाइम बताइए। ओके, तो आप लोग सब खाना वाना खा के आए? कुछ बच्चे हैं ना जैसे जिनको झूठ बोल रहे हैं। चलिए फिर यहीं पर स्टॉप करते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हाफ पेज आपको HW दे रहा हूँ, हाफ पेज, तो इसमें आपको जो भी दिख रहा है वो रीडिंग करना है और कॉपी में लिख कर आना है ना। मैं आपको कुछ 1 मिनट खड़े नहीं होना है, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आइस की एक स्लैब है, बस सुन लो, लिखना कुछ नहीं है। जब आप घर पे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको अभी जो बोल रहा हूँ वो क्लियर होता रहेगा कि हाँ सर ने कुछ बोला था, 30 सेकंड्स में ही कुछ बता दिया था। आइस की एक स्लैब है और उस स्लैब पर आपने मेटल के वायर को इस तरह से, जैसे माला पहनाते हैं ना किसी को, तो आइस की स्लैब को मेटल के वायर से माला पहना दी, समझ गए। मेटल का वायर होना चाहिए और उस मेटल के वायर को थोड़ा सा डाउनवर्ड आप खींच रहे हैं, या तो कुछ वेट अटैच कर दो उनके दोनों एंड पर, तो आइस का जो पीस है उसके 2, है ना, टुकड़े नहीं होते हैं। ध्यान से सुनो, मेटल का वायर आइस के पीस को क्रॉस करके बिल्कुल आर पार नीचे गिर जाता है, और आइस, मेटल का वायर तो आर पार निकल जाता है, आइस स्लैब वैसा का वैसा बच जाता है। क्यों? उसका रीजन है, जैसे ही आप वायर को इसके ऊपर इस तरह से कर दोगे वायर को, और वायर पर अगर लोड है तो आइस जो है, आइस के नीचे प्रेशर लगाता है वायर, वायर के जस्ट नीचे जो आइस है उस पर प्रेशर लगेगा, और हाई प्रेशर पर आइस मेल्ट होने लग जाती है। मेल्ट होते ही आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। वाटर ऊपर आ जाता है, ऊपर आते ही वापस फ्रीज हो जाता है, और वायर के नीचे ऑलवेज आइस है, बिकॉज ऑफ प्रेशर वो आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होकर ऊपर आती रहती है और फ्रीज होती रहती है, और ऑलवेज वायर के नीचे आइस होगा, और वो बिकॉज ऑफ प्रेशर मेल्ट होकर ऊपर आता रहता है। जब सारी आइस निकल जाती है तो वायर नीचे से निकल जाता है, और आइस स्लैब बिना ब्रेक हुए वैसा का वैसा रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किस लिए है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। वैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। अगर -5 डिग्री की आइस है, -4 पर भी वो आइस होगी, -3 पर भी आइस होगी, -2 पर, -1 पर भी आइस होगी, 0 डिग्री के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होती है। बट अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दें तो -3 डिग्री पर वाटर भी हो सकता है। बहुत हाई प्रेशर पर -3 डिग्री पर वाटर भी होता है, और जैसे उसको लो प्रेशर मिलता है वो हाथों हाथ आप देखेंगे आपके सामने वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। घर पे जाकर एक एक्सपेरिमेंट करना, 2 आइस के पीस लेना, है ना, एक लेफ्ट हाथ में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, उनको पास लाना इस तरह से, और थोड़ा प्रेस करना उनको एक दूसरे के पास,
आप देखेंगे जो उनका कांटेक्ट सरफेस है ना, वहां आपको वाटर दिखाई देगा पास, और जैसे आप प्रेशर रिलीज करोगे वो दो नहीं होंगे, वो एक हो चुके होंगे, ज्वाइंट हो चुके होंगे। प्रेशर लगाओगे तो सरफेस पर आएगा वाटर, प्रेशर हटा दोगे तो वाटर वापस आइस में कन्वर्ट हो गया। जो वाटर वाटर आपको दिखा था वो नेगेटिव टेम्परेचर का वाटर था, रीजन हाई हाई प्रेशर। तो एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और कल मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। हाफ पेज में कर देना, ज्यादा लेंदी नहीं। थैंक यू। Thank you, sir.